दोनों की बकवास से भरी बातें सुन रियाज इरिटेट हो कहता है, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, अब चलो भी। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। फिर तीनों एक ही कार में चले जाते हैं। कार में वैभव जब फिलिक्स को देखता है तो कहता है, ओह फिलिक्स, तुम तो रियाज की तरह वर्जिन रहने का शपथ नहीं लिए हो ना। इस सवाल को सुन वो सिले सा मुस्कान दे कहता है, मेरे बॉस मुझे इतना टाइम ही नहीं देते कि मैं थोड़ा एंजॉय कर सकूं। इस बात पर वैभव कहता है, क्यों बेचारे बच्चे से इतना काम करवाते हो आदि। इस बात पर आदित्य कहता है, ओह मुझे नहीं पता था फिलिक्स कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूँ कि तुम 3 दिन पहले रेडिएशन होटल में 102 रूम नंबर में बस मेरे लिए काम करने गए थे। डिटेल के साथ सुन फिलिक्स बस सिले सा मुस्कान मुस्कुरा देता है। यही सब बातों के साथ कार आदित्य के फार्म हाउस के पास जा रुकता है। फिर चारों कार से बाहर निकल जाते हैं और फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद आदित्य, वैभव, रियांश तीनों सोफे पर जा बैठ जाते हैं। वहीं फिलिक्स खड़ा रहता है तो वैभव कहता है, बैठ जाओ फिलिक्स, मेरे आने की खुशी में आज तुम भी एंजॉय कर लो। ये सुन फिलिक्स जा बैठ जाता है। फिर सभी के लिए ड्रिंक बनाने लगता है। वहीं वैभव का फ़ोन बजने लगता है तो वैभव अपने फ़ोन को निकाल अपने फ़ोन स्क्रीन पर अपने डैड का नाम देखता है तो उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और इरिटेशन के भाव छा जाते हैं। वैभव के रिएक्शन को देख आदित्य कहता है, कौन है जिसकी वजह से वैभव देशमुख का मूड खराब हो रहा है। आदित्य की बातों को सुन वैभव कहता है, डैड पता नहीं ओल्डी ने ऐसा क्या कहा है कि मेरे डैड ओल्डी की चुनी लड़की से मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ गए हैं। ओल्डी वैभव के दादाजी थे। वह अपने दादू को अक्सर ओल्डी ही कहा करता था। अपनी बात को कहने के बाद वैभव कॉल उठा लेता है और अपने कान से लगा कहता है, यस डैड। तभी वैभव के डैड कहते हैं, कल दोपहर 3 बजे से पहले तुम यहाँ होनी चाहिए। हम कल पापा की चुनी लड़की से मिलने जा रहे हैं और मैं तुम्हें उसका फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ। इस बात पर वैभव झट से कहता है, डैड आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात पर वैभव के डैड कहते हैं, वैभव तुम 27 साल के हो गए हो और अब सब कुछ तुम्हें मिल चुका है, तो इस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें शादी करना ही होगा। वैभव कोई जवाब नहीं दे रहा होता है तो वैभव के डैड फिर कहते हैं, शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? बस इस खानदान को एक बच्चा चाहिए जो जायज़ हो, बाकी तुम बाहर क्या करते हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने डैड की बातों को सुन वैभव एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, ओके डैड, मैं कल 3 बजे से पहले आ जाऊंगा। ये सुन ओके क्या है, वैभव के डैड कॉल कट कर फोटो भेज देते हैं। तभी वैभव अपने फ़ोन में आए मैसेज को जा ओपन करते हुए कहता है, डैड मेरे फ्यूचर वाइफ का फ़ोटो भेजे है। इतने का मैसेज ओपन करता है तो उसके साथ साथ वो तीनों भी देख रहे होते हैं। तभी वैभव जो लड़की को देखता है तो उसकी नज़रें उस लड़की में थम जाती है और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। लड़की के काले बाल जो कमर तक आ रहे थे और उसकी हैज़ल आंखें जिसमें किसी को भी डूबने का मन करे और उसकी सुर्ख पिंक होठ जो पिंक गुलाब की पत्तियों की तरह थी और दूध की तरह सफ़ेद रंग। कोई मेकअप ना होने के बावजूद वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ऐसा लग रहा था वो आसमान से उतर कर आई हो। लड़की को देख रियांश कहता है, ये तो मिस्टर मल्होत्रा की बेटी है। वहाँ मौजूद सभी मिस्टर मल्होत्रा के नेचर से भली भांति वाकिफ थे। मिस्टर मल्होत्रा का नाम सुन वैभव फ्लर्टी मुस्कान के साथ कहता है, उस लालची बास्टर्ड की इतनी खूबसूरत बेटी है। तभी आदित्य कहता है, वेल खूबसूरत तो है, पर ओली इससे ही तुम्हारी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? तभी वैभव कहता है, ओली के दोस्त है मिस्टर मल्होत्रा के डैड। तभी रियांश कहता है, वैसे मैं सुना हूँ ये बहुत अच्छी है, शायद इसलिए दादाजी तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहते होंगे ताकि तुम लाइन पर आ जाओ। इस बात पर वैभव अपना सड़ा सा मुंह बना लेता है, पर लड़की को देख वो अपने होठों पर फ्लैटी मुस्कान वापस ला कहता है, खूबसूरत है। और रियांश कह रहा है ये बहुत अच्छी है, तो मैं भी देखता हूँ कितनी अच्छी है।
इतने कहने के बाद वो और नहीं चाहता था उनके दोस्त जो उनकी होने वाली वाइफ है उसे और देखे, इसलिए वो अपने फ़ोन स्क्रीन को ऑफ कर अपनी जेब में रख देता है। तभी फिलिक्स मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप शादी ना करना चाहो तो अपने ओल्ड से मेरा रिश्ता तय करवा दीजिएगा। इस बात को सुन वैभव उसे कठोरता से देखता है, पर फिलिक्स के दिमाग में अब भी वो खूबसूरत लड़की चल रही होती है। फिलिक्स के रिएक्शन को देख वैभव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। तो वो अपने हाथ को उसके कंधे पर रख थोड़ा दबाते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे शादी करने का ऑर्डर मिला है, तो अपने दिमाग से उसे निकाल दो। इस बात को कहते वक्त वैभव का हमेशा चल रहने वाला और गायब हो डार्क हो चुका था, जिसे देख फिलिक्स को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गया हो। तभी वैभव अपने हाथ को हटा वापस अपने चेहरे पर वही चिल रिएक्शन ला ड्रिंक करने लगता है और माहौल पहले जैसा हो जाता है। रात का वक्त हो चुका था। रियांश अपने दोनों दोस्त के साथ डिनर करने के बाद दोनों को बाई बोल निकल जाता है। रियांश के जाने के बाद आदित्य वैभव के साथ रूम में जाता है तो वहाँ एक सेक्सी सी लड़की होती है जिसने बस ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन रखी थी। तभी आदित्य कहता है, शादी से पहले जितना हो सके नाइट एक्सरसाइज कर लो, फिर पता नहीं मौका मिले कि नहीं। इतना क्या आदित्य एक आंख मार वहाँ से चला जाता है। वहीं वैभव रूम के अंदर आते हुए अपने कोच को अपने शरीर से बाहर निकाल ज़मीन पर गिरा देता है। वहीं वो लड़की वैभव के पास आ उसके सीने के पास अपने हाथ ले जा उसके शर्ट के बटन को खोलने लगती है, पर वैभव के दिमाग में अब भी वही लड़की चल रही होती है और उसे वो इमेजिन कर रहा होता है। फ़ोटो वाली को इस सेक्सी लड़की में इमेजिन कर वह अपने हाथ को उसके चेहरे पर ले जा उसके चेहरे को देखने लगता है, पर फ़ोटो वाली लड़की की जगह किसी और को देख वह अपने हाथ उसके चेहरे से हटा उसे बेड पर धक्का दे अपने बचे कपड़े को अपने शरीर से निकाल लड़की के करीब जा अपने हाथ को उसके पैरों के पास ले जा सेडक्टिवली फेरते हुए कहता है, बहुत जल्द वो मेरे बिस्तर पर होगी। लड़की उसकी बातों को सुन हैरानी से वैभव को देख रही होती है। वहीं वैभव लड़की के एक्सप्रेशन पर अधिक ध्यान ना देते हुए उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुन वैभव उसके हाथ को पकड़ अपने होठों को उसके गर्दन के पास ले जा उसके गर्दन को बाइट करते हुए अपने मन में ही कहता है, जब वो मेरी बाहों में ऐसे ही सिसका लेके तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मैं उसे देखना चाहता, उसके पूरे शरीर को छूना चाहता हूँ। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। अपने मन में ये कहते हुए वो अपनी इंटीमेसी को बढ़ाना शुरू कर देता है। वहीं लड़की के लिए सहन करना मुश्किल हो रहा होता है तो वह गहरी सांसें लेते हुए सिसकियों के साथ कहती है। इस बात को सुन वैभव उस लड़की की तरफ देखता है और अपनी उसी फ्लर्टी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे इंतज़ार है यही वर्ड उससे सुनने का। इतने के उसे पलट वापस उसके शरीर के साथ खेलना शुरू कर देता है और अपने टांग एक्सप्रेशन के साथ कहता है, पर तुम वो लड़की नहीं हो जिससे ये वर्ड मैं सुनना चाहता हूँ। इतने कहते हुए वो उस तस्वीर वाली लड़की को सोचते हुए उस लड़के के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। ये रात धीरे धीरे पार हो जाती है। सुबह का वक्त हो जाता है। रियाज अपने रूम से बाहर निकल डाइनिंग एरिया के पास आता है तो देखता है उसके छोटे भाई के बगल में वापस वही लड़का बैठा है। रियाज को वो बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो जब भी उसे देखता है किसी ना किसी के साथ झगड़ा करते हुए ही, साथ ही उसके शरीर में बहुत से घाव होते हैं, वो भी नए नए, जिससे साफ पता चलता था कि वो रोज किसी ना किसी से लड़ाई करता होगा, पर वो उसे आने से रोक नहीं सकता था, चाहे वो उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड हो। पर उसे उसके पेरेंट्स भी बहुत पसंद करते थे। रियांश नीचे आकर से मैं अपने चेयर पर जहाँ बैठ जाता है तो सर्वेंट आज सभी के लिए ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। वहीं वो लड़का जिसका नाम अबीर था, देखने में वो बहुत कूल था और होठों पर मुस्कान हमेशा टिका होता, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो रियांश को नजर आती थी, पर उदासी का कारण उसे समझ नहीं आता था। रियांश इसे पसंद नहीं करता था, पर पता नहीं क्यों उसकी उदासी का कारण वो जानना चाहता था। दोनों की नज़रें मिलती है तो अबीर मुस्कुरा देता है। अबीर को मुस्कुराता देख रियांश अपनी नज़रें फेर लेता है तो अबीर अपने होठों का पाउच बना लेता है और उसके ऐसा करने से वो अभी बहुत क्यूट नज़र आ रहा था
वहीं दूसरी तरफ ऑर्फनेज के बाहर ऑर्फनेज तोड़ने के लिए लैंडलॉर्ड अपने लोगों के साथ आ चुका था, पर बुलडोजर आगे बढ़ता इससे पहले ही ऑर्फनेज के सभी बच्चे गेट के पास बैठ गए। सबसे आगे जा बैठा था। ये सब देख लैंडलॉर्ड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी आदित्य की सेक्रेटरी उन लोगों को अलग अलग डील देकर रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगती है, पर हर कोशिश नाकामयाब हो रहा होता है। वहीं आदित्य और वैभव साथ डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं तो फेलिक्स टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देता है और दोनों को सर्व करने के बाद अपने लिए भी लगा लेता है। फिर तीनों साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। बातें करते हुए वो ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी आदित्य का फ़ोन बजने लगता है। तो आदित्य ब्रेकफास्ट करते हुए अपने फ़ोन को निकाल स्क्रीन पर अपने सेक्रेटरी का कॉल आता देखकर वो कॉल रिसीव कर कहता है, व्हाट्स हैपेंड। ये सुन सेक्रेटरी कहती है, सर यहाँ मामला बिगड़ते जा रहा है और फिर इसके बच्चे हमारे रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सेक्रेटरी की बातें सुनने आदित्य गुस्से से भरी आवाज़ में कठोरता के साथ कहता है, तुमसे ये छोटा मोटा इश्यू भी संभाला नहीं जाता है तो मेरी सेक्रेटरी किस लिए हो। आदित्य के गुस्से में चिल्लाने से सेक्रेटरी की जुबान से आवाज़ बाहर आना बंद हो जाता है। तभी आदित्य आगे कुछ न कह न सुन वो कॉल कट कर देता है। फिर अपना ब्रेकफास्ट अधूरा छोड़ कहता है, मुझे जाना होगा। इस बात को सुन वैभव कहता है, आदि अगर मामला इतना ही पेचीदा है तो मैं भी साथ चलता हूँ, वैसे भी डैड ने मुझे 3 बजे तक आने को कहा है। इस बात को सुन आदित्य कहता है, ओके, पर आदित्य दीवान अकेले सब हैंडल कर सकता है। आदित्य की बातों को सुन वैभव अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हुए कहता है, आई नो। फिर तीनों मेंशन से निकल जाते हैं। मेंशन से बाहर आने के बाद एक ही कार में दोनों निकल जाते हैं। कुछ वक्त के बाद कार ऑर्फनेज के पास जा रुक जाता है। जैसे ही कार रुकता है हो रहा शोरगुल शांत हो जाता है। तभी फेलिक्स कार से बाहर निकल जाता है। वहीं सेक्रेटरी भी आ जाती है और दोनों साइड के कार डोर को खोल देते हैं। फिर आदित्य और वैभव साथ ही कार से बाहर निकल जाते हैं तो सभी उन दोनों को ही देखने लगते हैं। फिर दोनों आगे आते हैं। फिर वैभव कार से लद अपनी आंखों से चश्मा हटा लेता है। वहीं आदित्य भी जब अपना चश्मा निकालता है तो उसकी नज़रें सबसे पहले जय से जा मिलता है। वहीं जय का भी आदित्य जय की नज़रों को देखते हुए ही कहता है, प्रॉब्लम क्या है। सवाल सुन सब आदित्य और वैभव को देख खामोश थे, पर जय गुस्से में कह पड़ता है, आप पूछ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है। अभी हम लोगों के पास 1 महीना था, पर टाइम पूरा होने से पहले आपने ऑर्फनेज तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। हम सब कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। आखिरी लाइन कहते वक्त जय की आंखें हल्की नम हो जाती है। जय की नम आंखों में अजीब सा खिंचाव आदित्य को नजर आ रहा था। तभी उसका नज़र एक लॉकेट पर जाता है। उसे देख आदित्य उसके करीब जा अपने हाथ आगे बढ़ा। उस लॉकेट के पास अपने हाथ को ले जा जैसे ही छूता है तो जय साथी वैभव और आदित्य के लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं जय अपने घबराए आवाज़ में कहता है कि क्या कर रहे हैं आप। सवाल सुना देते जय की तरफ देखता है। फिर अपने हाथ पीछे कर चेक निकाल ब्लैंक चेक पर बस सिग्नेचर कर जय के हाथ को पकड़ उसके हाथ में रखते हुए अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ कठोरता से कहता है, तुम लोग अपना रोना धोने का ड्रामा बंद करो और जितने पैसे चाहिए इस चेक में फिल कर दो, बाकी मैं तुम लोगों को दूसरे ऑर्फनेज में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को पीछे कर खुद एक कदम पीछे हो सेक्रेटरी की तरफ देखता है तो सेक्रेटरी सैनिटाइज़र आदित्य की तरफ बढ़ा देती है तो आदित्य सैनिटाइज़र ले अपने हाथ को सैनिटाइज करने लगता है। पहले आदित्य के चेक से और अब जय को छू वो अपने हाथ को सैनिटाइज कर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो गंदा है। ये देख ऑर्फनेज की मैडम और सभी बच्चे जय गुस्से में आ गए थे। जय गुस्से में उस चेक को फाड़ आदित्य के मुंह पर फेंक गुस्से में चिल्ला कर कहता है, 1 महीने से पहले आप कुछ भी कर लो, हम में से कोई यहाँ से नहीं हिलेंगे। जय की ऐसा करने से माहौल बहुत डरावना हो गया था और आदित्य का चेहरा शैतान की तरह डरावना। आदित्य गुस्से में अपने हाथ को आगे बढ़ाया ही था कि तभी उस डरावने माहौल में वैभव के जोर जोर से हंसने का आवाज़ आने लगता है। सभी वैभव की तरफ देखने लगते हैं। वहीं आदित्य भी अपने हाथ को हवा में ही रोक कठोरता से वैभव को देखने लगता है। तभी वैभव हंसते हुए वहाँ आदित्य के कंधे पर अपने हाथ रख कहता है,
ऐसा कोई काम नहीं जो आदित्य दीवार नहीं कर सकता है। इतना कह फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वैभव के ऐसे हंसने से आदित्य और इरिटेट हो रहा था। तभी वैभव हंसना बंद कर कहता है, लिटिल बॉय, क्यों ना मैं तुम लोगों को एक न्यू ऑर्फनेज बनवा कर दूँ। तुम लोगों को बस साथ ही रहना है ना। इस बात को सुन आदित्य जो गुस्से में था वो एक नज़र वैभव को देखता है, फिर जय की तरफ देख अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेता है और कठोरता से कहता है, नहीं, तुम लोगों को 1 मंथ चाहिए ना, तो ठीक है, मैं देता हूँ। पर मैं जितना पैसा लैंडलॉर्ड को दिया हूँ मुझे 1 मंथ का इंटरेस्ट के साथ चाहिए। इस बात को सुन जय आदित्य से सवाल करता है, कितना पैसा आपने दिया है। इस सवाल पर आदित्य सेक्रेटरी को देखता है तो सेक्रेटरी झट से निकाल आदित्य की तरफ बढ़ा देती है। तो आदित्य उस पेपर को ले जय के मुंह में फेंकते हुए कहता है, बस 1 मंथ है तुम लोगों के पास, देखता हूँ कैसे लौटाते हो। इतने के वैभव के हाथ को अपने कंधे से हटा वो मुड़ जाने को होता है, पर फिर मुड़ कहता है, और हाँ, जो तुमने आज किया है उसके भुगतान के लिए रेडी हो जाओ। अपनी बात को कहने के बाद वो अपनी कार में जा बैठ जाता है। वहीं वैभव हंसते हुए कहता है, गलत इंसान से पंगा ले लिए हो, औकात से बढ़कर कुछ नहीं करना चाहिए किडो। इतना कहने के बाद वो भी कार में जा बैठ जाता है। फिर फिलिस कार स्टार्ट कर देता है और रफ्तार के साथ मोड़ कार आगे बढ़ा देता है। वहीं अपने नज़रों के सामने से बस जैक कार को जाता हुआ देख रहा था।